नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात सोचिए। हम सब कहानियां सुनाते हैं, है ना? अपने बचपन की, पिछले वीकेंड की या किसी भी ऐतिहासिक घटना की। पर क्या कभी ये सोचा है कि भाषा में वो कौन सा औजार है जो हमें सीधे अतीत में ले जाता है? वो कौन सी चाबी है जो गुजरे हुए कल का दरवाजा खोलती है? आज हम उसी चाबी पर बात करने वाले हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक अंग्रेजी व्याकरण की किताब का सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन आज हम इसे नियमों की लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कहानीकार की गाइड बुक की तरह पढ़ेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि ये टेंस महज एक नियम नहीं, बल्कि किस्सा गोई का सबसे शक्तिशाली जरिया कैसे है। कि हर टेंस का अपना एक किरदार होता है, और पास्ट सिंपल का किरदार है एक भरोसेमंद गवाह का, जो बताता है कि तब उस वक्त ठीक ऐसा हुआ था। ये हमें अतीत का एक साफ क्रिस्टल क्लियर स्नैपशॉट देता है। इसके बिना इतिहास लिखना या अपनी यादें बांटना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए इस कहानीकार की गाइडबुक का पहला पन्ना पलटते हैं। हमारे स्रोत की शुरुआत एक शानदार कहानी से होती है, वॉल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट की कहानी। स्रोत हमें उनके बारे में कुछ मुख्य बातें बताता है। वो एक ऑस्ट्रियाई संगीतकार थे जो 1756 से 1791 तक जीवित रहे। उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में संगीत रचना शुरू कर दी थी। 5 साल की उम्र में? हाँ, और 35 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक 600 से ज्यादा संगीत रचनाएं लिखीं। अब देखिए, ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी के हिस्से हैं। और इन वाक्यों में इस्तेमाल हुए क्रिया शब्द लिव्ड, स्टार्टेड, रोट, वॉज, डाइड, यही वो धागे हैं जिनसे ये कहानी बुनी गई है। ये सारे शब्द हमें अतीत में घटी और समाप्त हो चुकी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, यही पास्ट सिंपल की खूबी है। ये हमें समय में एक निश्चित बिंदु पर ले जाता है। जब हम कहते हैं मोजार्ट रोट ओवर 600 पीसेस ऑफ म्यूजिक, तो हम एक ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो पूरा हो चुका है। उनका संगीत आज भी जिंदा है, लेकिन लिखने का काम वो अतीत में समाप्त हो गया। ये टेंस हमें एक टाइमलाइन पर घटनाओं को पिन करने की ताकत देता है, जिससे कहानी में एक स्पष्टता आती है। ये किसी घटना का पोस्टमार्टम करने जैसा है। सब कुछ हो चुका है, अब हम बस उसे देख और समझ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये कहानियां सुनाने के लिए कितना जरूरी है, पर ये काम कैसे करता है, यहीं से बात और भी रोचक हो जाती है। हमारे स्रोत के मुताबिक पास्ट टेंस बनाने के 2 रास्ते हैं। एक सीधा साधा राजमार्ग जैसा, और दूसरा कुछ पुरानी घुमावदार पगडंडियों जैसा। पहले राजमार्ग की बात करते हैं, रेगुलर वर्ब्स। ये बहुत सीधे हैं। ज्यादातर क्रिया शब्दों के आखिर में बस ईडी लगा दो और आप अतीत में पहुंच गए। जैसे स्रोत में उदाहरण है, वर्क का बन जाता है वर्क्ड, आई वर्क्ड इन अ डिपार्टमेंट स्टोर, या इनवाइट का इनवाइटेड, वी इनवाइटेड देम टू अ पार्टी। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपने वर्क्ड, इनवाइटेड और स्रोत का एक और उदाहरण स्टॉप्ड, इन तीनों शब्दों पर ध्यान दिया। इन सब में ईडी लगा है, पर क्या इनका उच्चारण एक जैसा है? अरे हाँ, अब जब आपने इशारा किया तो मुझे सुनाई दे रहा है। वर्क्ड में ट की आवाज है, स्टॉप्ड में भी ट है, लेकिन इनवाइटेड में इड की आवाज है, और मान लीजिए प्लेड, उसमें ड की आवाज है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल, ये पास्ट सिंपल की एक गहरी परत है। ईडी का उच्चारण 3 तरह से होता है, टी, डी और आइड, और ये इस पर निर्भर करता है कि क्रिया का मूल शब्द किस आवाज पर खत्म होता है। ये छोटी सी बात आपकी अंग्रेजी को और स्वाभाविक बनाती है। ये सिर्फ लिखने का रूल नहीं, बोलने की कला भी है। वाओ, ये सच में एक डीप डाइव वाली बात है। तो ये तो हुआ सीधा राजमार्ग, लेकिन अब उन पुरानी पगडंडियों का क्या जिनका मैंने जिक्र किया था? मेरा मतलब है इर्रेगुलर वर्ब से। ये वो शब्द है जो ईडी वाले नियम को नहीं मानते हैं। मोजार्ट वाले उदाहरण में राइट का रोट हो गया था। ये तो पूरी तरह से एक नया शब्द लगता है। सही पकड़ा। ये भाषा की पुरानी आत्मा की तरह हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स अक्सर वो क्रियाएं होती हैं जो भाषा में सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, जैसे गो, सी, ईट, कम, टेक। ये नियम इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये नियम बनने से भी पहले से भाषा का हिस्सा हैं। ये उस वक्त से हैं जब भाषा नियमों से नहीं बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से विकसित होती थी। तो मतलब ये भाषा के विद्रोही नहीं बल्कि बुजुर्ग हैं। स्रोत में भी उदाहरण है,
सी का सॉ, वी सॉ रोज अ फ्यू डेज अगो, गो का वेंट, आई वेंट टू द सिनेमा 3 times लास्ट वीक, और कुछ तो बड़े ही अजीब हैं, जैसे शट का पास्ट टेंस भी शट ही रहता है। इट वॉज कोल्ड सो आई शट द विंडो। और इन्हें याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। स्रोत में भी एक अपेंडिक्स का जिक्र है जो दिखाता है कि इनकी एक पूरी लिस्ट है। पर इन्हें बोझ समझने के बजाय ये सोचिए कि आप भाषा के सबसे प्राचीन हिस्से से जुड़ रहे हैं। हर बार जब आप वेंट कहते हैं तो आप सैकड़ों साल पुरानी एक भाषाई परंपरा को जिंदा रखते हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत नजरिया है। ठीक है, तो हमने कहानी कहना सीख लिया, लेकिन हर कहानी में सवाल भी तो होते हैं। अगर हमें अतीत पर सवाल उठाना हो या ये कहना हो कि कोई काम नहीं हुआ, तब क्या? मुझे याद है स्कूल में मैं हमेशा कहती थी आई डिडंट वेंट, और मेरे टीचर हमेशा मुझे टोकते थे। मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। आपकी ये गलती बहुत आम है और इसका जवाब एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छिपा है। जब पास्ट सिंपल में कहानी को नकारात्मक बनाना हो या उस पर सवाल उठाना हो तो एक सुपर हीरो मदद के लिए आता है और उसका नाम है डिड। डिड, एक सुपर हीरो, ये मजेदार है। हाँ, सोच कर देखिए, जब डिड या उसका नेगेटिव रूप डिडंट वाक्य में आता है तो वो पास्ट टेंस की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वो एक झंडे की तरह है जो ऐलान करता है ये वाक्य अतीत का है, और जब सुपर हीरो ने अपना काम कर दिया तो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब को मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो आराम से अपने मूल रूप यानी इन्फिनिटिव फॉर्म में वापस आ जाती है। अच्छा, तो डिड सारा भारी काम उठा लेता है, इसीलिए आई डिडंट वेंट गलत है, क्योंकि डिड ने पहले ही पास का काम कर दिया, तो वेंट को वापस अपने असली रूप गो में आना पड़ेगा। सही वाक्य होगा आई डिडंट गो। वाह, आज जाकर ये बात साफ हुई। बिल्कुल, स्रोत में दी गई तालिका इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक सामान्य वाक्य है आई एंजॉयड। सवाल पूछने के लिए डिड सामने आता है, डिड यू एंजॉय? देखिए, एंजॉयड वापस एंजॉय बन गया। और नकारात्मक वाक्य में आई डिडंट एंजॉय, फिर से एंजॉय। इसी तरह शी सॉ का सवाल बनता है डिड शी सी, और नकारात्मक शी डिडंट सी। और रोजमर्रा की बातचीत में तो ये हर जगह है। स्रोत में एक छोटी सी बातचीत है। ए पूछता है डिड यू गो आउट लास्ट नाइट? बी का जवाब है यस आई वेंट टू द सिनेमा बट आई डिडंट एंजॉय द फिल्म मच। इस एक जवाब में दोनों दुनियाएं हैं। जब डिड नहीं था तो गो का वेंट हो गया, लेकिन जब डिडंट आया तो एंजॉयड की जगह एंजॉय का इस्तेमाल हुआ। ये शानदार है। ये अंग्रेजी की एक बहुत ही कुशल प्रणाली है। एक सहायक क्रिया को जिम्मेदारी देकर बाकी सिस्टम को सरल बना दिया गया है। ठीक है, मैं डिड के इस सुपर हीरो वाले कॉन्सेप्ट को समझ गई हूँ, लेकिन मैं फिर से मोजार्ट वाले उदाहरण पर अटक गई हूँ। वहां एक वाक्य था ही वॉज ओनली 35 years old। अब अगर मुझे इसका सवाल बनाना हो तो मैं डिड ही बी 35 तो नहीं कहूंगी, ये सुनने में ही बहुत अजीब है। तो यहाँ वॉस के साथ क्या हो रहा है? ये डिड के नियम को क्यों नहीं मान रहा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अगर डिड सुपर हीरो है तो बी क्रिया जिसके रूप इज, एम, आर, वॉज, वर हैं, व्याकरण की दुनिया की एक तरह की वीआईपी है। उसे किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद करती है। वो इतनी मौलिक और शक्तिशाली है कि वो अपने नियम खुद बनाती है। तो बी एक वीआईपी है जो अपने बॉडीगार्ड्स यानी डिड के बिना चलती है। आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ। बी क्रिया के पास्ट फॉर्म है वॉज और वर। नियम सीधा है, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज आता है और वी, यू, दे के साथ वर। और जब इनसे सवाल बनाना हो तो ये किसी डिड को नहीं बुलाते, ये बस खुद उठकर वाक्य की शुरुआत में आ जाते हैं। जैसे ही वॉज एंग्री का सवाल बन जाएगा वॉज ही एंग्री, और नकारात्मक बनाने के लिए बस अपने साथ नॉट जोड़ लेते हैं, वॉजंट या वरंट। दे वर लेट का नकारात्मक होगा दे वरंट लेट। उन्हें डिडंट की कोई जरूरत ही नहीं है। स्रोत में ये नियम साफ लिखा है, नोट दैट वी डू नॉट यूज डिड इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस विद वॉज वर। स्रोत में एक उदाहरण है जो इस अंतर को आईने की तरह साफ कर देता है। डिड यू गो आउट लास्ट नाइट और वर यू टू टायर्ड? क्या तुम कल रात बाहर गए थे या तुम बहुत थके हुए थे? इस एक ही वाक्य में पहले हिस्से में गो क्रिया को डिड की मदद चाहिए, लेकिन दूसरे हिस्से में बी क्रिया का रूप वर अकेले ही अपना काम कर रहा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि अंग्रेजी में ज्यादातर क्रियाएं एक सिस्टम पर चलती हैं, लेकिन बी जैसी कुछ मौलिक क्रियाएं अपनी एक अलग खास हैसियत रखती हैं।
और ये सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं है। दुनिया की कई भाषाओं में होने यानी टू बी की क्रिया सबसे ज्यादा अनियमित और खास होती है, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को परिभाषित करने वाली सबसे बुनियादी क्रिया है। तो आज की इस बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने पास्ट सिंपल को सिर्फ नियमों की तरह नहीं बल्कि कहानी सुनाने की कला के रूप में देखा। हमने रेगुलर वर्ब्स की सीधी सपाट दुनिया देखी और साथ में ईडी के उच्चारण की बारीकियों को भी समझा। फिर हम इर्रेगुलर वर्ब्स की पुरानी ऐतिहासिक पगडंडियों पर चले। हमने डिड नाम के सुपर हीरो से मुलाकात की जो सवाल पूछने और न कहने में हमारी मदद करता है। और आखिर में हमने बी क्रिया के वीआईपी स्टेटस को समझा जो अपने नियम खुद बनाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये इस बात की समझ है कि हम अतीत को कैसे देखते और बयान करते हैं। जब आप कहते हैं आई वेंट देयर, आई सॉ दैट, आई फेल्ट दिस, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपनी यादों को एक ढांचा दे रहे होते हैं। आप सुनने वाले के दिमाग में अतीत का एक सिनेमा बना रहे होते हैं। इस एक टेंस पर अच्छी पकड़ बनाने का मतलब सिर्फ सही अंग्रेजी बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कहानी को और असरदार तरीके से सुनाना सीखना। बिल्कुल सही कहा। और अब जब हम इस विषय की इतनी गहराई में उतर चुके हैं तो श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत में नीचे 2 और टेंस का भी जिक्र है, पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम कहें मोजार्ट रोट म्यूजिक, मोजार्ट ने संगीत लिखा, की जगह मोजार्ट वॉज राइटिंग म्यूजिक, मोजार्ट संगीत लिख रहा था, तो कहानी में क्या बदलाव आता है? एक क्रिया को बदलने से उस तस्वीर में कौन सा नया रंग भर जाता है जो हम सुनने वाले के मन में बना रहे हैं? इस पर सोचिए।